नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, तो कल जो है आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है मैंने आपको क्लास 10th सोशल साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और केवल उसी सिलेबस के बताए हैं जो एमपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। और जिस सिलेबस को जो है एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल टाइम टेबल के साथ में जो जारी किया था, उसी के हिसाब से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो आप जो है इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लें, ठीक है, जब भी आप पूरे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो है मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी यूनिट वाइज। तो सबसे पहला जो चैप्टर दिया था एमपी बोर्ड ने आपकी परीक्षा के लिए, वो है यहाँ पर दोस्तों भारत के संसाधन है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, ठीक है, समझाइए। इसके बाद दोस्तों सेकंड है वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। दोस्तों इसके पीडीएफ का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों www.skteach.com, वहाँ पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों थर्ड आता है कि वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है दोस्तों जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है, जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं। दोस्तों आपकी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में ये सभी इन क्वेश्चन में से ही आपका पेपर बनेगा, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहे हैं वही ज़्यादातर वही आएंगे, आप इस बात का ध्यान रखें, तो इन्हें आप जरूर याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कि वन्य प्राणी संरक्षण के 3 उपाय लिखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों की पहला दिया हुआ है कि जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उनका आंसर है दोस्तों विरल संसाधन, क्या कहते हैं, विरल संसाधन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि प्रश्न दो कछारी या चीका मिट्टी कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को, किसको, जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों कछारी या चीका मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जल के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि प्रश्न वनों से प्रत्यक्ष लाभ, ठीक है, लकड़ी की प्राप्ति, प्राकृतिक सौंदर्य, वर्षा में सहायक, जल स्तर में वृद्धि। तो इसका आंसर है दोस्तों लकड़ी की प्राप्ति। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी ही नहीं हुए हैं, कि वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सेल और तापमान, पानी का इकट्ठा होना। तो इसका आंसर है दोस्तों पानी का इकट्ठा होना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नंबर 1 लाल मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरी काली मिट्टी, चौथी लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मृदा संरक्षण के लिए समुच्च रेखा बंद बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों डेल्टा प्रदेश में, क्या, डेल्टा प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों कि मानव सर्वाधिक उपयोग करता है तो भौमजल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल। तो इसका आंसर है दोस्तों पृष्ठीय जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि केवला घना पक्षी विहार स्थित है। तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन जरूर याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो वो हमारे यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट बन के ही चल रहा है, यानी भारत के संसाधन एक चैप्टर्स के ही ये सभी क्वेश्चन है अभी। तो यहाँ पर पूछा गया संयुक्त वन प्रबंधन अवस्था में डैश डैश का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका आंसर है दोस्तों वन संरक्षण समितियां। दूसरा कि सामाजिक वानिकी योजना को डैश डैश से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो इसका आंसर है विश्व बैंक से। तीसरा है दोस्तों अग्नि नियंत्रण परियोजना से सहयोग से संचालित है। तो इसका आंसर है यूएनडीपी। नेक्स्ट है कि वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु डैश डैश की स्थापना की, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या पूछा गया है आपसे, सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है, सही जोड़ी मिलाई, जिसमें देख सकते हैं काली मिट्टी, ठीक है, गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान, वन महोत्सव, वन संरक्षण, कार्बोट और पेरियर, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी दिए हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट आता है चैप्टर 2 हमारा, ठीक है, अध्याय 2 भारत के संसाधन। दोस्तों आपको सभी जो है यहाँ पर मैं बताऊंगा पूरे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बनना है। तो इसमें पहला है कि दोस्तों खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ व राबी फसल में अंतर ली। दूसरा है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट की। चौथा है खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। पांचवा है दोस्तों आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है। अब इसमें दोस्तों जो इंपोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है, दूध से, उद्योग से, वन से, कृषि से। तो इसका आंसर है दोस्तों कृषि से। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सुनहरी रेशा है, तो इसका आंसर है जूट। सुनहरी रेशा क्या है, जूट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि नगद दाम की फसल है, तो इसका आंसर है दोस्तों गन्ना। पांचवा है कि जीवाश्म ईंधन है, तो इसका क्या आंसर है कोयला। कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि बॉम्बे हाई क्या है, तो खनिज तेल स्रोत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, तो वो यहाँ पर दिए हुए है मानचित्र पठन एवं अंकन, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मंद समीर प्रवंजन, ठीक है, सर्वाधिक तीव्र वायु वेग 4.7 मील, ठीक है। सीएम काम वायु वेग 25 से 31 मील, प्रबल समीर शांत, ठीक है। झंझा 64 से 75, झंझावात तो 39 से 46, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है कि निम्नलिखित में मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। कोहरा, ओला, घने बादल या संपूर्ण मेघा छादन, हेम, धुंध, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कि कुहासा, धुंधला प्रकाश, दंड, झंझा, फुहार, दूरस्थ, रजत, प्रतिदीप्ति। दोस्तों आपके इनको जो है संकेत बनाकर देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वायुमापन संकेत एवं वायु के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। शांत, ललित वायु, मंद समीर, धीर समीर, अल्प बल समीर। छठवा दोस्तों सबल समीर, सातवां प्रबल समीर, आठवां समय झंझावत और नवाय झंझा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके वो है कि अध्याय 6, किस अध्याय के, अध्याय 6 के अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला प्रश्न आता है कि आपदाओं से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महामारी कैसे फैलती है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करते हुए उसके नियंत्रण के उपाय बताइए। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि घरों में लगने वाली आग से बचाव के कोई 4 उपाय। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, घरों में लगने वाली आग का। उसके बाद दोस्तों अब इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आते हैं, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है कि भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा कि सुनामी आपदा के प्रभाव का परिणाम, प्राकृतिक वनस्पति में वृद्धि, समुद्री जल में हलचल न होना, भूस्खलन जीवन के लिए भयावह है। तो इसका आंसर है समुद्री जल में हलचल होना, ठीक है। तीसरा है मानव जनित आपदा है, भूस्खलन, बाढ़, ठीक है, सड़क दुर्घटना, सूखा। तो इसका आंसर है दोस्तों सड़क दुर्घटना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी हुई थी, तो ये कब हुई थी, 1994 में। पांचवा है कि आपदा जो धीरे धीरे प्रकट होती है, चक्रवात, हिमस्खलन, भूकंप, मरुस्थलीकरण। तो इसका आंसर है दोस्तों मरुस्थलीकरण। सातवां जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो है कि निम्नलिखित में जैव आपदा है, बम विस्फोट, बर्ड फ्लू, ज्वालामुखी, सुनामी। तो इसका आंसर है बर्ड फ्लू। दोस्तों सातवां है विश्व स्तर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर है ब्राजील में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि क्या पूछा गया है आपसे दोस्तों की सही जोड़ी बनाइए। भूस्खलन, भूपटल में हलचल, ठीक है। बाढ़, ऊर्ध्वाधर तरंग, भूकंप, भूमि प्रबंधन की अपेक्षा, सुनामी, चक्रवात एवं झंझावातों का आना, सूखा, बांध व बैरेज का टूटना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है पहले वाले का दोस्तों, चक्रवात एवं झंझावातों का आना, ठीक है। उससे क्या होता है भूस्खलन। दूसरे का क्या है, बाढ़ का, बांध एवं बैराज का टूटना। तीसरा क्या है दोस्तों, भूकंप, तो भूपटल में हलचल। चौथा है क्या, सुनामी आपदा, तो ऊर्ध्वाधर तरंग, ठीक है। और पांचवा है सूखा का भूमि प्रबंधन की अपेक्षा। अब दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आ जाती है कि, ठीक है, रिक्त स्थानों के इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि भूस्खलन को रोकने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका अच्छा करना, ठीक है। तो इसका क्या है, वनस्पति। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य, तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में तटीय सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। उसके बाद जो है कि भूकंप एक ऐसा संकट है जो प्रभावी होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि भारत में तटीय सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता को द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि अध्याय 7, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से हुआ। दूसरा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 18 स्वतंत्रता संग्राम के को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय शासकों में असंतोष के कारण थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों 1857 की ईस्वी की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उसके बाद आता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कोई 3 राजनीतिक कारण लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों टिप्पणी लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि आपको टिप्पणी लिखनी ज्यादातर आती है। तो यहाँ पर किन किन के बारे में लिखना है, तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब की आप याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट आता है तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं दोस्तों सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला सही विकल्प है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ये कब हुई थी 1900 में। दूसरी है दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत की। तो इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कहा जाता है फैक्ट्री। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 18 प्रथम स्वतंत्र संग्राम की असफलता के कारण थे। तो इसका आंसर है दोस्तों नेतृत्व का अभाव। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि कानपुर में आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। तो ये किसने किया था, नाना साहेब ने। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों उसे देखते हैं कि किस उद्योग के नष्ट होने के कारण भारत का धन इंग्लैंड की ओर गया। हस्तकार उद्योग, ठीक है, दस्तकारी उद्योग, कृषि उद्योग, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोलपोल विद्रोह से संबंधित था। तो इसका आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा वो है कि भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठन की स्थापना। तो इसके दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला है कि लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई। उसके बाद दोस्तों की अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद आता है भारत में बसने वाले यूरोपियों ने एल्बार्ट बिल का विरोध क्यों किया। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं लिखिए। ठीक है। और उसके बाद है कि उदारवादी दल की कार्यविधि उग्र राष्ट्रवादी दल की कार्यविधि से किस प्रकार भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। तो बस दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए हैं आपके सुबह के एग्जाम के लिए। दोस्तों इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो आप निश्चिंत रहें, आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर याद कर लेते हैं तो आपका काफी अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। यार आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।